जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बड़ा और एहतियातन कदम उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब हर रविवार को उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। रविवार को सिर्फ स्वच्छता और सैनिटाइजेशन और इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। यूपी में सभी लोगों के लिए इसी के साथ मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। पहली बार मास्क के बिना अगर आप पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। दोबारा अगर ऐसा करते पकड़े गए तो 10 गुना अधिक जुर्माना लगेगा। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, पूरी खबर बताएं, क्या कुछ और है इस निर्देश में? जी बिल्कुल, देखिए इस निर्देशों से ये तो साफ हो गया है कि वो अब कड़ाई करने का समय आ गया है। दवाई के साथ साथ तो वो कड़ाई पर जोर दिया गया है। सबसे जरूरी जो ये बात है कि जो लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आएंगे उन पे सबसे पहले 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर वो एक बार फिर से ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, यानी कि वो दूसरी बारी हुई, तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा उत्तर प्रदेश में अगर आप बिना मास्क के पकड़े जाते हैं। तो इन चीजों को देखकर साफ समझ आ रहा है कि जो हालात हैं वो तो खराब हो ही रहे थे, लेकिन जो दवाई के लिए पिछली मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश में उसमें यह साफ तौर पर किया गया कि वैक्सीनेशन तेज किया जाएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा कदम है कि जो हालात है उनको सुधारा जाए और सबसे पहले उसमें यही कदम होगा कि कड़ाई की जाए। कड़ाई करने के साथ जो अस्पतालों में इस सबसे पहले जरूरत है उसको पूरा किया जाए। और उसके बाद इस मीटिंग में सबसे जरूरी जो बात हुई वो ये थी कि अब वो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस वापस से किया जाए। पिछले साल जिस तरीके से हम जगह जगह सड़कों की बात करें, पार्क की बात करें और पब्लिक प्लेसेस की बात करें, वहां पर जो सैनिटाइजेशन की वो ड्राइव चलती थी उनको एक बार वापस से उसी तरीके से करना होगा। इस चीज के साफ तौर पर निर्देश दिए जा रहे हैं। अब रविवार का जो दिन होगा उत्तर प्रदेश में, वहां पर पूरे हर जगहों पर, हर ग्रामीण इलाके में, हर शहरी इलाके में वो सिर्फ सैनिटाइजेशन किया जाएगा। यानी कि अगर वो संक्रमण फैल रहा है सबसे पहले तो वो रविवार के दिन उसको रोका जाए, यानी कि वो जो चेन बन रही है उसको रोकने की कोशिश की जाए। नाइट कर्फ्यू पहले से चल रहा है। यहां पर जो 10 बड़े जिले हैं जहां पर 2000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, वहां पर उससे रात को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पहले ही कर्फ्यू चल रहा है। उस चेन को तोड़ने की लगातार वो कोशिशें हैं, वो अब की जा रही हैं और यही सब सैनिटाइजेशन की प्रक्रियाएं हैं। यही मीटिंग में बात हुई थी। केंद्र सरकार ने जब बात की थी तब भी यही कहा था कि आप उन सैनिटाइजेशन वाली चीजों को भूल गए हैं। क्या आप वो पिछले प्रक्रिया भूल गए हैं जो पिछले साल जुलाई अगस्त में आप हर जगह पर करते थे? क्या उनको वापस से लाइए और अगर किसी तरीके से जो कदम पीछे हट रहे थे अथॉरिटीज के, उनको भी एक बार टाइट किया है वापस से। इस मीटिंग में समझाया गया है कि आप वो वाले प्रोसेस लगातार करते रहिए, क्योंकि जो हालात है वो बहुत खराब है। खासकर अगर नोएडा गाजियाबाद की बात करें, वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ मामले हैं। लखनऊ की बात करें, वहां पर भी अस्पतालों के बाहर हालत खराब हो रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा अभी फिलहाल जो तरीका है उसको रोकने का वो ये है कि ये चेन को तोड़ा जाए। और ये सबसे पहला बड़ा कदम है। रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी, नाइट कर्फ्यू होगा और ये चीजें चेन को तोड़ने के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है। और सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी है। कोई भी राज्य इसमें पीछे नहीं हटे, ये समझाया जा रहा है। इस चेन को तोड़ना जरूरी है। लोग कम से कम घरों से बाहर निकले और साथ ही देखिए मास्क लोग कैसे लगाएं, इसकी आदत कैसे डालें, ये बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सरकार और प्रशासन के सामने। और इसीलिए शायद जुर्माने की जो रकम है वो भी बढ़ा दी गई। और साथ ही अगर दोबारा से पकड़े जाते हैं बिना मास्क लगाए तो इसे और भी ज्यादा आपको देना होगा, 10 गुना इसे बढ़ा दिया जाएगा। वरुण जी बिल्कुल, ये चीज तो समझनी ही पड़ेगी। जो सबसे बड़ा जो कारण है ना इन सब चीजों का बढ़ने का, आंकड़ा बढ़ने का, यानी कि इस बार लोग सड़कों पर हैं। और जो लोग सड़कों पर हैं अपना जरूरी काम कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी काम है कीजिए, लेकिन वो लापरवाही मत बरतिए। अगर आप बिना मास्क के निकल रहे हैं, ये तो लापरवाही आपके ऊपर ही आएगी और आपके कारण और 10 लोगों की जान खतरे में आएगी। या आप सामाजिक दूरी नहीं रख रहे हैं तो आपकी समस्या अब यह है कि आपको इस चीज को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आपके कारण और लोगों की जान नहीं से खतरे में डाली जा सकती है। ये चीज समझाई जा रही है। हर डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने साथ के जो आपके पास टीम है उनको लोगों तक पहुंचा जाए। कोशिश हर स्तर पे की गई, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आया, जिसके बाद अब ये मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया वरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर बातचीत करने के लिए। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, इसको हमको नहीं भूलना है। ये फेज भी हमारा निकल जाएगा और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल होंगे।
कालाबाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए। और राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर जाकर वहां का दौरा किया। स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्होंने हाल लिया। इस दौरान उनके साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टर से भी बात की और मौजूदा हालात और चुनौतियों पर चर्चा की। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने आज एम्स पहुंचकर मौजूदा स्थिति फिलहाल क्या है, किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, इन तमाम बातों को लेकर आज चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने जायजा लिया। तस्वीरें भी आपके दिखा रहे हैं। और देखिए, इसी के साथ आपको आज का यानी बीते 24 घंटों के जो नए मामले हैं वो संख्या भी आपको दिखा देते हैं। 24 घंटे में 2,17,353 मामले सामने आए हैं। अपने आप में ये एक नया रिकॉर्ड है। 24 घंटे में 1,18,302 लोग ठीक भी हुए हैं, ये एक राहत की खबर है। लेकिन मौत का आंकड़ा बीते 24 घंटे का 1,185 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 24 घंटों में हो गई है। तो देश में ये ताजा आंकड़े, कुल केस 1,42,91,917 हो गए। इसी के साथ देश भर में अब तक के कुल केसेस की संख्या है ये 1,42,91,917। जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो है 1,25,47,866। मौत 1,74,308 लोगों की मौत अब तक पूरे देश भर में हो चुकी है। 15,69,743 एक्टिव केस अभी भी देश भर में मौजूद हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स में आज दौरा करने पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। फिर से लोगों से मेरी अपील है कि जो हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, इसको हमको नहीं भूलना है। मुझे खुशी है कि कल भी देश में लगभग 15 लाख टेस्ट हुए हैं। एक लैब से शुरू हुई यात्रा वो 2,000 और 458 लैब्स तक पहुंच गई है। बार बार एक ही बात प्रधानमंत्री जी से लेकर और सभी लोग दोहरा रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। अगर देशवासी इस बात को गंभीरता से ले लेंगे कि इस समय जब वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी, और जो सुपर स्प्रेडर बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉइड करना है। मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। रेमडेसिविर के बारे में स्वयं हमने भी, हमारे मंत्रालय ने भी, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसमें हमारे जो सहयोगी मंत्री हैं मंडाविया जी, उन्होंने भी एक तरफ तो उन सब कंपनियों के साथ मीटिंग की है बहुत विस्तार से जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती हैं, उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए। जनता के लोगों को भी हमारे को ये अपील करनी है कि ऐसी शिकायतों को आप अपने अपने स्टेट्स में स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स के पास भी भेजिए। और देश में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र राज्य से आए हैं, जहां पर कोरोना के 61,695 नए केस आए हैं। यूपी की बात करें तो एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए केस उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं और दिल्ली में यह आंकड़ा 16,000 से ज्यादा का है, जबकि छत्तीसगढ़ में 12,256 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं।
तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में ये लगातार संक्रमण की जो संख्या है वो बढ़ रही है। अब देखिए कोरोना किस तरह से जानलेवा है। बीते 24 घंटे में कहां पर कितनी डेथ हुई है, यानी कि कितनी मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। महाराष्ट्र में 349 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा 135 का है। दिल्ली में 112 लोगों ने अपनी जान गंवाई है बीते 24 घंटों में, और उत्तर प्रदेश में 104 लोगों की जान गई है। गुजरात में यह आंकड़ा 81 का है। कर्नाटक में 66 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना संक्रमण के चलते। मध्य प्रदेश में 53 लोगों की मौत हुई। पंजाब में 50, राजस्थान में 33 और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण की वजह से 29 लोगों की मौत, और ये बीते 24 घंटे का आंकड़ा है। अलग अलग राज्यों का कहां पर कितनी मौतें 24 घंटे में हुई। तो कोरोना किस कदर जानलेवा होता जा रहा है। लगातार ये संख्या, ये आंकड़े अलग अलग जगहों के, इन्हें देखकर ये आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है, जिसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और भोपाल में कोरोना के बढ़ते मरीजों से अस्पताल इस वक्त भरे हुए हैं। इलाज के लिए सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड है। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर बरप रहा है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है। स्थिति चिंताजनक हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक चिरायु अस्पताल के बाहर मैं इस समय मौजूद हूं, और चिरायु अस्पताल के बाहर जो पोस्टर लगा है उसने कोरोना मरीजों की चिंता और बढ़ा दी है। चिरायु अस्पताल के बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया है जिस पर लिखा हुआ है एडमिशन क्लोज्ड फॉर कोविड पेशेंट। इस पोस्टर के जरिए साफ समझा जा सकता है कि अब कोरोना मरीजों को चिरायु अस्पताल में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पोस्टर से ये बात भी साफ जाहिर हो चली है कि अब अस्पताल में बेड खाली नहीं है। सरकार ने एक कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1075, जिस पर कॉल करके मरीज पता लगा सकते हैं कि किस अस्पताल में कहां बेड खाली है। सरकार की तरफ से ये नंबर जारी किया गया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम अब कोविड हेल्पलाइन नंबर है उसका रियलिटी चेक करेगी। ये वो नंबर है 1075, और अब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम इस कोविड हेल्पलाइन नंबर का रियलिटी चेक कर रही है। ये कॉल किया है और रिंग जा रही है। ये कोविड हेल्पलाइन में फोन लगा है। हेलो सर, भोपाल कोविड कंट्रोल रूम। अच्छा भैया, मुझे एक ऑक्सीजन बेड चाहिए था। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। प्रमोद जी, बात कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से? भोपाल से। भोपाल में कहाँ से? जी भोपाल में भाई साहब, मैं शाहपुरा में रहता हूँ। शाहपुरा में रहता है जी। हाँ सर, बताइए। भाई साहब एक ऑक्सीजन बेड चाहिए था अर्जेंट, कहाँ मिल पाएगा? सर अभी जेके हॉस्पिटल अवेलेबल है बेड। जेके हॉस्पिटल में? हाँ। सर मैं कितनी देर में अपने पेशेंट को लेकर पहुँच सकता हूँ वहाँ पे? सर अभी चले जाइए। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं वहाँ पर कोई दिक्कत? नहीं सर, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है? अच्छा, दूसरा, यदि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ी तो वो वहाँ मिल जाएगा? सर इसकी जानकारी हमें नहीं है सर, ये हॉस्पिटल बता पाएगा सर। सर पर कोविड हेल्पलाइन पे तो ये जानकारी मिलती है सर। सर बहुत शॉर्टेज है, कल कहीं पूरे भोपाल में अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद सर। ये सरकार की तरफ से कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी किया गया है, और इसका रियलिटी चेक हमने किया। कॉल किया, जेके अस्पताल में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है इन्होंने कहा, और जेके अस्पताल का एक नंबर भी प्रोवाइड किया। लेकिन साथ ही साथ जो लगातार खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों में मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इंजेक्शन की कमी है, ये बात हेल्पलाइन, जो कोविड हेल्पलाइन है सरकार की तरफ से जारी की गई है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि राजधानी भोपाल में कहीं भी इंजेक्शन नहीं है। और जो लगातार जो मरीजों के परिजन हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो खबरों की पुष्टि ये कोविड हेल्पलाइन सरकारी नंबर जारी कर रहा है। तो देश में कोरोना का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली में लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी कतार है, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती आप साफ देख सकते हैं। हमारे सहयोगी वैभव परमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल लोकनारायण जयप्रकाश अस्पताल में। यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊं तो जो कोविड के जो परिजन हैं उनके अलावा जो भीड़ लगती है दूसरे मरीजों की, यानी जो लोग अपना सामान्य इलाज कराने आते हैं, ओपीडी में आते हो या हार्ट पेशेंट्स हो या किसी और तरीके की उन्हें परेशानी है, तो वो अगर जो यहाँ पर आ रहे हैं उनकी लंबी कतारें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर आपको कोई जो नियम है वो पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मास्क जरूर लोगों ने पहना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 गज की दूरी का जो पालन करना चाहिए लोगों को, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सर, किस लिए आए हैं यहाँ पर? इलाज करवाने। किस चीज की समस्या है आपको? गैस्ट्रो की। तो फिर आपने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं करी हुई, इतनी भीड़ ज्यादा है अस्पताल के बाहर है। वैसे तो सब हिसाब से लाइनों में भीड़ भाड़ है, अब क्या किया जाए। तो ऐसे तो कोरोना हो सकता है ना आपको? कोरोना हो सकता है। तो आप मानते हैं कि गलती है आपकी? गलती है, फिर भी आप भीड़ में खड़े हैं। अब क्या किया जाए, देखो मजबूरी है। आपको पता है इस हॉस्पिटल में कितने कोविड केसेस हैं? नहीं, ये नहीं पता। देखिए, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम गैस्ट्रो या जो अलग अलग समस्याएं हैं लोगों को, वो उसको दिखाने आए हैं, लेकिन सावधानी यहाँ पर उनकी तरफ से कोई नहीं बरती जा रही है। और यही कारण है कि दिल्ली में जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं, लंबी कतारें हैं, चाहे वो ओपीडी के मरीज हों, हार्ट वाले मरीज हों या दूसरे जो भी पेशेंट्स आते हैं या उनके परिजन हैं, वो लंबी लाइनों में लगे हुए हैं कतार। दूसरी तरफ मैं आपको इस तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो ये भी जो तस्वीरें हैं ये भयावह हैं, डरा रही हैं तस्वीरें। लोगों को जो है अभी भी डर नहीं है, लेकिन लोगों को अभी भी समझना होगा कि ये महामारी खत्म नहीं हुई है और अगर इससे बचना है तो हमें सावधानी बरतनी होगी, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी इस संक्रमण से बचा जा सकता है। दिल्ली से वैभव परमार, जी मीडिया। और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के बाद पुणे में बाजार समिति ने बाजार शनिवार और रविवार को बंद रखने का फैसला किया है, लेकिन कोरोना के संक्रमण का डर बाजार में दिखाई नहीं दे रहा, जिसे कंट्रोल करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। हमारे संवाददाता किरण ताजने की एक रिपोर्ट आप देखिए। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए सामने दिखाई दे रहे हैं और इसी के कारण प्रशासन की ओर से भीड़ ना करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क पहने, ये हर बार कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, लेकिन हम अभी पुणे के एपीएमसी में मार्केट के पास खड़े हैं और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी परिस्थिति ऐसी कि 2-3 दिन से यहाँ पे लगातार भीड़ नजर आ रही है और प्रशासन की ओर से ये भीड़ कैसे कम करे ऐसा प्रयास भी जारी है, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। मैं देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है, तो कोरोना के हम कैसे हराएंगे ये सवाल हर बार पूछना पड़ेगा। ये भीड़ कम होने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद भी ली जा रही है, लेकिन अभी तक ये भीड़ कम नहीं हो रही है, तो इसी के कारण ये मार्केट यहाँ पे सुपर स्प्रेडर बनने का भी संभावना बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकी कांबले के साथ में किरण ताजने, जी मीडिया, पुणे। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का लौटेंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में। दादा, लेफ्ट क्यों खत्म होती जा रही है बंगाल से? अभी लेफ्ट का जितना नेता लोग था अभी तो सब बीजेपी तृणमूल में चला गया। हम लोग हिंदू हैं, राम हमारा दिल में बसते हैं, लेकिन हम लोगों का काम चाहिए। कोई सरकारी सुविधा नहीं देता है। बांग्लादेश से कौन सा डॉक्यूमेंट्स लाएगा जो इसको वोटर कार्ड हो जाएगा? दक्षिण दिनाजपुर में इस बार बीजेपी आएगा। अच्छा, ममता बनर्जी ठीक है। आराम से, ज्यादा तेज नहीं। अरे बाप रे बाप। हाँ। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल को सौंपी है। ज्यादा नुकसान सरोजनी नगर में हुआ है। इस हवाला कांड में सभी बड़ी पार्टियों के नेता फंसे हुए हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक गहरी राजनीतिक चाल चली है। इस प्रकार का आरोप लेकर के मैं संसद में नहीं जा सकता। मैं नहीं सोचता कि ये उचित होगा कि मैं उस सरकार में शामिल रहूं जो सरकार मुझे चार्जशीट कर रही है। एकदम हमें बेईमान बनाया गया। आपको लगता है कि वो भी उनके खिलाफ भी अगर कोई सबूत है और सीबीआई कोई कदम उठाएगी इस बार? उठाना चाहिए। सब नागरिक बराबर हैं, कानून के सामने सब बराबर हैं। रास्ते में अगर प्रधानमंत्री आड़े आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री को भी लपेटना पड़ेगा। मोदी साहब, मेरा सवाल वापस आपके पास। हुर्रियत पर आपने इतना एक टफ स्टैंड ले लिया, शुरू में ही सरकार के पास कोई चारा नहीं रहा कि अब किस तरह से रिएक्ट करें। कश्मीर की सिचुएशन पैदा हुई है पाकिस्तान के कारण, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कारण, जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों की कत्ल करने के नाम पर 4 लाख कश्मीर के पंडितों को वहां से जाने के लिए मजबूर करने के षड्यंत्र वहां बैठकर किए गए, उसके कारण। आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। आप कह रहे हैं कि उस समय आप कन्विंस थे, अब 25 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि वो एक फैसला गलत था, हर तरफ उस फैसले की